नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4 को, जिसके अंतर्गत जानेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जहां से सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। ऑप्शन ए कहता है सुल्तान, ऑप्शन बी कहता है मुल्तान, ऑप्शन सी कहता है शेखर और ऑप्शन डी कहता है आजाद। आपको बताना है कि कोहलर साहब ने जिस चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके आधार पर उन्होंने सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो उस चिंपैंजी का क्या नाम था। उम्मीद करता हूं कि आपने सूझ के सिद्धांत को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। सुपर टेट में सीडीपी सेक्शन यानी बाल विकास के अंतर्गत जो आपके सीखने के सिद्धांत यानी अधिगम के सिद्धांत है, इसके अंतर्गत मैंने आपको गेस्टाल्टवादी और आपको व्यवहारवादियों के बारे में डिटेल में समझाया है। और उस दौरान गेस्टाल्टवादियों की जो थ्योरी है उसका नाम है सूझ का सिद्धांत। उसके प्रवर्तक कौन है, प्रयोगकर्ता कौन है और इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाने वाले कौन है, सिद्धांत को आगे प्रसारित करने वाले कौन है, उन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो उस दौरान मैंने आपको ये भी बताया है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, यानी कि इसके जनक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है जीन पियाजे, ऑप्शन बी कहता है स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी कहता है स्पेंसर और ऑप्शन डी कहता है वुडवर्थ। अब आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो आपके जीन पियाजे हैं और इसको आप यूपी टेट सी टेट में बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कहता है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, यानी कि जो सामाजिक विकास के सिद्धांत है जिसे हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है वाइगोस्की, ऑप्शन बी कहता है हरलॉक, ऑप्शन सी कहता है थॉमसन और ऑप्शन डी कहता है वुडवर्थ। तो आपको बताना है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है स्टूडेंट्स वो आपके वाइगोत्स्की साहब है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका वाइगोत्स्की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कहता है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि जो बुद्धि है इसका जो बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी का जो प्रतिपादन है, यानी कि जो इसका प्रतिपादक है वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी कहता है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी कहता है टर्मन और ऑप्शन डी कहता है मेरिल। अब आपको बताने हैं कि जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आपके थॉर्नडाइक साहब है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका थॉर्नडाइक। अगर आपसे पूछा जाता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो उसका आंसर हो जाता है आपका स्पीयरमैन। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बहुकारक सिद्धांत, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका थॉर्नडाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है, यानी कि शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज की आयु आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए कहता है 1 से 4 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है जन्म से 5 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 3 से 4.5 वर्ष और ऑप्शन डी कहता है 2 से 3 वर्ष। तो स्टूडेंट, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले तो उसका होता है प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था, और उसके बाद होता है उसका इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था, उसके बाद होता है उसका बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, और उसके बाद होते हैं उसके किशोरावस्था यानी एडोलसेंट पीरियड। तो अगर मैं बात करूं इन्फेंसी स्टेज, तो इन्फेंसी स्टेज जो है वो बच्चे का लगभग 9 मंथ और 10 डेज का होता है। 9 मंथ एंड 10 डेज का जो होता है स्टूडेंट्स पीरियड, जिसे हम 280 दिन का पीरियड कहते हैं, वो आपके होते हैं प्रीनेटल स्टेज।
ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता। और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, जो उसका बर्थ डेट होता है, उस दिन से बच्चे का इन्फेंसी स्टेज यानी कि शैशवावस्था प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शन ए, सी और डी को देखें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही ऑप्शन जो जन्म से रिलेट करता है और वो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी को ही माना जाता है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था है उसे शैशवावस्था कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक बहुत जल्दी पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कहता है कि किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण कहलाता है। यानी कि किसी समय मतलब किसी भी टाइम अगर एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण करते हैं, यानी कि चेतना को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति पर करते हैं या किसी वस्तु पर, अगर आप चेतना को केंद्रीकरण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है समंजन, ऑप्शन बी कहता है आत्मसात, ऑप्शन सी कहता है विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी कहता है ध्यान। आपको बताना है कि किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो अगर आप किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर चेतना को केंद्रित करते हैं तो उसको कहा जाता है आपका ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कहता है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, यानी कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना को केंद्रित करते हैं तो इस कार्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है ऐच्छिक, ऑप्शन बी कहता है अनैच्छिक, ऑप्शन सी कहता है निरापद और ऑप्शन डी कहता है ऐच्छिक। तो आपको बताना है कि अगर आप किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं तो उस गतिविधि को हम कहते हैं ऐच्छिक, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 आपसे कहता है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना, यानी कि यहाँ पर आपसे बताया गया है अपनी इच्छा के बिना, अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी इच्छा के बिना तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है ऐच्छिक, ऑप्शन बी कहता है अनैच्छिक, ऑप्शन सी कहता है निरापद और ऑप्शन डी कहता है ऐच्छिक। तो आपको बताना है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसको कहा जाता है अनैच्छिक, यानी कि आपकी इच्छा के बिना हो रहा है तो इस कार्य को हम कहेंगे अनैच्छिक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका अनैच्छिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कहता है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि जो समूह कारक सिद्धांत है जिसे हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहते हैं, इसके प्रतिपादक यानी कि इसके जनक कौन है। तो ऑप्शन ए कहता है थर्स्टन, ऑप्शन बी कहता है कोलबर्ग, ऑप्शन सी कहता है कोहलर और ऑप्शन डी कहता है फ्रोबेल। तो आपको बताना है कि जो समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंसी का, इसके प्रतिपादक कौन है। तो इंटेलिजेंसी के जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी देने वाले थे वो थे आपके थर्स्टन साहब। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए थर्स्टन, यानी कि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थर्स्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कहता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन, यानी कि जो बुद्धि है वो सीखने की योग्यता है और ये कथन किस महोदय का है। यानी कि बुद्धि एक प्रकार से सीखने की योग्यता है। अगर आप सीखने की योग्यता रखते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपके अंदर सीखने की एबिलिटी है तो इसका मतलब आपके पास इंटेलिजेंस भी उपलब्ध है। तो ये कथन किसने प्रस्तुत किया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है बंकिंघम, ऑप्शन बी कहता है फ्रोबेल, ऑप्शन सी कहता है थर्स्टन और ऑप्शन डी कहता है कोलर। तो आपको बताना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता जो कथन है ये कथन आपके हैं बंकिंघम साहब का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी है आपका ऑप्शन नंबर ए बंकिंघम, यानी बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कहता है कि पिछड़े बालक वे है, यानी कि पिछड़े बालक, जो पिछड़े बालक होते हैं यानी कि जो पिछड़ जाते हैं वो कौन से बालक होते हैं। ऑप्शन ए कहता है जिनके सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सेकंड कहता है जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि जो सीखने में कमी होते हैं उनका आईक्यू लेवल 90 से नीचे होता है, औसत बुद्धि से नीचे होते हैं। और सी ऑप्शन कहता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये अपने माहौल को एडजस्ट करने में थोड़े दिक्कत महसूस करते हैं, असमायोजित करते हैं, कहीं ना कहीं ये मेंटली अस्वस्थ होते हैं, इसी वजह से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका उपयुक्त सभी। यानी पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनका आईक्यू लेवल 90 से नीचे होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित होते हैं। तीनों ही ऑप्शन आपके पिछड़े बालक को रिलेट करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कहता है कि डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, यानी कि डैश के कारण, किसके कारण प्रतिभाशीलता, यानी प्रतिभाशीलता का मतलब होता है स्टूडेंट्स की प्रतिभाशाली, तो किस चीज के कारण बच्चे गिफ्टेड होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मनोसामाजिक कारकों के कारण, ऑप्शन बी कहता है आनुवांशिक रचना के कारण, ऑप्शन सी कहता है वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, और ऑप्शन डी कहता है ब तथा से दोनों का संयोजन, यानी कि ऑप्शन बी भी राइट है और ऑप्शन सी भी राइट है, इसका संयोजन ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि कौन सी चीज की वजह से प्रतिभाशीलता होती है, यानी कि बच्चे जो है वो प्रतिभाशाली होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, जीनियस होते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको बता दूं तो किसी भी बालक को आप गिफ्टेड तभी कर पाएंगे अगर वो बच्चा आनुवांशिक रूप से तेज होगा, यानी कि उसकी हेरिडिटी, यानी कि उसके माता पिता इंटेलिजेंस होंगे, तो डेफिनेटली है उसको जो हेरिडिटी मिला होगा वो भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट लेवल का होगा। लेकिन अगर आपने उस बच्चे को इन्वायरमेंट सही नहीं दिया तो आप उस बच्चे का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हेरिडिटी बच्चे के पास बहुत ज़्यादा तीव्र है लेकिन उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वो बच्चा प्रतिभाशाली नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास हेरिडिटी भी अच्छा है, यानी बच्चे की मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा शार्प है, बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेता है, तो इसका मतलब उसको आनुवांशिक जो गुण प्राप्त हुए हैं, आनुवांशिक रचना जो है उसका बहुत ही बेहतर है। और अगर आपने उस बच्चे को सही इन्वायरमेंट प्रदान कर दिया, यानी कि उसे वातावरण बहुत अच्छा दे दिया, तो उस बच्चे को गिफ्टेड होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब बे और से दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है। जब भी आप आनुवांशिकता में इन्वायरमेंट को ऐड कर देंगे तो वो बच्चे का लेवल बहुत ज़्यादा अप कर देगा, यानी कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो जाएगा या गिफ्टेड हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी आपका बेस्ट है, बी और सी दोनों का संयोजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के स्तर को देखकर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपरटेट लेवल में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, यानी कि जो RTE एक्ट 2009 है जिसे हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये लागू नहीं होता है, यानी कि कहाँ पर नहीं होता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है निःशक्त बच्चे पर, ऑप्शन बी कहता है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, ऑप्शन सी कहता है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, और ऑप्शन डी कहता है बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो आपको पता है RTE एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि अगर कोई बच्चा निःशक्त है तो उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष आयु तक के जो बालक होते हैं उन बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है, और ऑप्शन डी कहता है आपको बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो इसके लिए बच्चे को प्रेजेंट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद्यालय में। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया और वो विद्यालय उपस्थित ना होता हो तो वो गलत माना जाएगा। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू होता है इन तीनों ऑप्शनों पर, लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोई प्रावधान 2009
2009 आरटीई एक्ट 2009 में नहीं किया गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है और इस प्रश्न का यही ऑप्शन राइट है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कहता है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, यानी कि आप जो है अनपढ़ माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए कहता है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन बी कहता है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, ऑप्शन सी कहता है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे और ऑप्शन डी कहता है कि आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे यानी कि आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बोलने को मजबूर नहीं करेंगे और आप बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे, ये भी आप नहीं करेंगे। ऑप्शन डी कहता है आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए और डी दोनों ही राइट है, लेकिन अगर मैं उसमें बताऊं तो बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर डी कि आप उसे माध्यम भाषा यानी कि एक मीडियम भाषा की सहायता से आप उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को इंग्लिश में ही बात करेंगे। कहीं ना कहीं ऑप्शन डी के सामने ये भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई भाषा यानी कोई लैंग्वेज आपको नहीं आती है और मैं आपसे उस लैंग्वेज में बात करता हूँ तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी वो पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक उसको सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को समझने लगेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन आपका है डी कि आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है अन्य सामान्य बालकों के साथ, ऑप्शन बी कहता है विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति के द्वारा, ऑप्शन सी कहता है विशेष विद्यालय में, ऑप्शन डी कहता है विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के साथ। तो देखिए विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के साथ आप नहीं कर सकते, विशेष विद्यालय में भी आप नहीं कर सकते, और ऑप्शन बी कहता है विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के विकसित पद्धति द्वारा, तो ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको भी आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने का अधिकार है, यानी कि आपको उन बच्चों को अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो समावेशी शिक्षा पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 आपसे कहता है कि विशेष शिक्षा संबंधित है, यानी कि जो विशेष शिक्षा है यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो संबंधित है किससे। ऑप्शन ए कहता है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, ऑप्शन बी कहता है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, ऑप्शन सी कहता है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, ऑप्शन सी कहता है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि जो आप स्पेशल एजुकेशन देते हैं उसका संबंध किससे होते हैं। तो मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा से उसका संबंध नहीं होता है। कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक, जो विद्यार्थी कम योग्य होते हैं यानी कि जो पिछड़े बालक होते हैं उन बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी कहता है अध्यापकों के प्रशिक्षण से कोई मतलब नहीं है, और पिछड़े बुद्धि के विद्यार्थी यानी पिछड़े बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता कि आप पिछड़े बुद्धि वाले जो विद्यार्थी है उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये भी गलत ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका बी कि विशेष शिक्षा जो संबंधित है वो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77 आपसे कहता है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का है, कथन किसका है। ऑप्शन ए कहता है स्किनर का है, ऑप्शन डी कहता है ड्यूबी,
ऑप्शन बी कहता है ड्यूबी का है, ऑप्शन सी कहता है वुडवर्थ का है और ऑप्शन डी कहता है अरस्तू का है। तो आपको बताना है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए यानी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है यानी कि भोजन का महत्व होता है, उसी प्रकार यदि आप सामाजिक विकास करना चाहते हैं यानी कि सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिक्षा को महत्व देना होगा, शिक्षा को प्राप्त करना होगा। तो ये कथन किस महोदय का है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो कथन है स्टूडेंट, शारीरिक विकास के लिए भोजन का जिस प्रकार से महत्व है, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का उसी प्रकार महत्व है, ये कथन आपके वुडवर्थ साहब का है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका वुडवर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कहता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी कि जो विकास है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट है, इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि इसको इफेक्ट डालने वाले जो फैक्टर है विकास को, वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कहता है बुद्धि, ऑप्शन बी कहता है यौन, ऑप्शन सी कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियां और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। यानी कि जो आपके विकास है, डेवलपमेंट, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर कौन कौन सा है। तो इंटेलिजेंसी जो है वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर आपका आईक्यू लेवल तीव्र है तो आपका डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है। वहीं पर अगर आपका आईक्यू लेवल कमज़ोर है तो आपका डेवलपमेंट भी धीमी गति से होता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर को प्रभावित करते हैं। यौन जो होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं लिंग यानी जेंडर, तो जेंडर में भी अगर आप देखेंगे तो बॉयज़ एंड जो गर्ल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक अलग अलग टाइम पीरियड के अनुसार उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बॉयज़ होंगे और वो 10-11 वर्ष के बालक होंगे तो उनकी हाइट और ग्रोथ उतनी तीव्र गति से विकसित नहीं होती है जितनी तीव्र गति से लड़कियों की होती है यानी कि गर्ल्स की होती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं आपके विकास को प्रभावित करते हैं। और जो लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी ही मिच्योर हो जाती है, यानी कि मिच्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो भी लड़कियों में बहुत जल्दी ही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि जो आपके इंटरनल जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम देखें तो तीनों ही ऑप्शन डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 आपसे कहता है कि टोली की आयु कहते हैं, यानी कि टोली का मतलब होता है स्टूडेंट्स टीम, यानी कि टीम एज किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है किशोरावस्था को, ऑप्शन बी कहता है बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी कहता है शैशवावस्था को और ऑप्शन डी कहता है युवावस्था को। तो आपको बताना है कि जो टोली की आयु है यानी कि जिसको हम टीम एज कहते हैं, ये किस स्टेज को कहते हैं। तो देखिए किशोरावस्था जो है इसको हम कहते हैं समूह की अवस्था। समूह का मतलब एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में 2, 3, 4, 5 बच्चे भी होते हैं, इनसे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे समूह में 3, 4, 5 बच्चे ही एक साथ होते हैं जो एडोलसेंट पीरियड में होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में आप देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम लेकर ये अपने खेल पर ध्यान देते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे जो बच्चे 2 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होते हैं, यानी कि जो बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है, उत्तर बाल्यावस्था है वो लगभग आपके 6 से 12 वर्ष के होते हैं और पूर्व बाल्यावस्था आपके 2 से 6 वर्ष होते हैं। तो जो उत्तर बाल्यावस्था में जब बच्चे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं टीम एज बनाते हैं, यानी कि आप देखेंगे आपके आसपास मोहल्ले में जो बच्चे 6 से 12 वर्ष के बीच में होते हैं वो पूरे ग्रुप में एक टीम के साथ कहीं ना कहीं अपना गेम खेलते रहते हैं। तो इस स्टेज को हम टीम एज कहते हैं इसलिए, और इसी को ही टोली की आयु भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये कथन है। यानी कि जो मानव होते हैं स्टूडेंट्स, मनुष्य होते हैं, उनको जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के यानी कि स्टार्टिंग के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किस महोदय का है। ऑप्शन ए कहता है फ्राइड का है, ऑप्शन बी कहता है क्रो एंड क्रो का है, ऑप्शन सी कहता है हरलॉक का है और ऑप्शन डी कहता है थॉर्नडाइक का है। तो आपको बताना है
कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो अपने स्टार्टिंग के 4 या 5 वर्ष में ही बन जाता है, यानी कि उसके लक्षण आपको 4 से 5 वर्ष में ही देखने को मिल जाते हैं। इस कथन का ये अर्थ है, आपको ये नहीं सोचना कि 4-5 वर्ष में कोई बच्चा विराट कोहली बन जाएगा या एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा। कहने का सेंस है, इनके कथन का सेंस है कि अगर किसी बच्चे को कुछ बनना होता है तो उसके स्टार्टिंग के जो 4 से 5 वर्ष की एज होती है उस आयु में ही उसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं कि ये बच्चा किस प्रवृत्ति का है, ये आगे चलकर कितना विकसित हो सकता है। तो ये कथन स्टूडेंट्स कहने वाले आपके हरलोक साहब है, क्योंकि उनका मानना ये है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है उसके प्रारंभिक लक्षण 4 से 5 वर्ष में ही दिख जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हरलोक। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और बहुत जल्द ही पहुंच पाए होंगे। आपने अपने क्लासेस को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा और उसके बाद इस टेस्ट को लगाया होगा, तो आपके 20 में से 20 मार्क्स इजीली आ पाए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके स्कोर थोड़े बहुत 19-20 होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे और प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपके सुपर टेट एग्जाम्स में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का है वो भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।